नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीट प्रीवियस ईयर पेपर। अब रीट क्या है? राजस्थान एलिजिबिलिटी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो होता है, और ये 2018 का पेपर का सॉल्यूशन है। यानी कि पिछले साल यानी कि पिछले रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में ये है। पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ से देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 31। अब 1 से 30 कहाँ गया? 1 से 30 मैंने सॉल्व करा दिया है सीडीपी का, यानी कि बाल विकास का। आपको कमेंट सेक्शन में पहला पिन किया हुआ वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको उस वीडियो को देख लेना है जाके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मैं बार बार हिंदी में आने वाले क्वेश्चंस पूछूंगा वीडियो के दौरान भी, तो वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान से देखना है। टोटल 31,000 वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, चूकना नहीं है आपको ये मौका। तो पहले देख लो आप। मेरा पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोनों अलग अलग तिथि को पड़ता है, तो ध्यान देना आप। तो चलिए देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, इस वाक्य में क्या अशुद्धि है आपको ढूंढना है। तो मैं आपको बता दूं, आप जो है इसलिए लिखते हो ना कि इसीलिए लिखते हो। तो राइट आंसर तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि क्या गलती है इसमें। अब इसलिए क्या है, देखो मैं बता दूं, इसलिए अव्यय है। अब अव्यय किस बला की नाम है? तो देखो, अव्यय वो शब्द कहलाते हैं जिनका वचन या फिर लिंग नहीं बदला जा सकता है, उसे ही कहा जाता है अव्यय। अब देखो, अब इसीलिए का आप क्या करोगे? इसलिए का ना आप लिंग बदल सकते हो, इसका कोई ना स्त्रीलिंग होगा ना पुल्लिंग होगा, और ना ही इसे जो है आप बहुवचन या फिर एक वचन में लिख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अ नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। तो देखो, घोर क्या एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ये वर्ड आ रहा है। जब संबंध है, दोनों को ऐड करने की बात हो रही है, जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये जाएगा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों, वो हो गया ब नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। देखो, मांग यानी कि डिमांड जो है वो हाई है, और सप्लाई क्या है? कम है। इकोनॉमिक्स वाली बातें हो गई यहाँ पे। तो आपको एक मुहावरा लोकोक्ति है, उसमें से बताना है कि देखो, ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन, मतलब जो चीज की डिमांड ज्यादा है, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन, अगर शेर को आप एक छोटा सा चूहा खिला दोगे तो उसका पेट भरेगा नहीं। तो ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि क्वालिटी खराब होना, नाम का ही सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें होना। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक जो, अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि टीम इंडिया में, क्रिकेट टीम में आप खेलना चाहते हो तो वहां पे टोटल 11 प्लेयर ही खेलते हैं, लेकिन देखोगे अगर पूरे पूरे इंडिया में कितने लोग हैं जो कि उस प्लेइंग 11 में खेलने के लिए परेशान रहते हैं। यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली बात क्या होगी कि जहां पे एक चीज की जो है मांग क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड क्या है, वो कम है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 100। कमेंट करके आप लोग बताना, आधा तीतर आधा बटेर का क्या मतलब है। बहुत अच्छा, देखते हैं कौन कौन लोग इसे जवाब दे पाते हैं, इसका जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको, घास काटने का मतलब होता है कि आप जो है कोई काम को है ऐसे ही बिना किसी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना ऐसे ही काम को निपटा रहे हो। देखना, घरों में खास करके बहुत सारे ऐसे नौकर या फिर मजदूर होते हैं, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। देखना, वो कभी बीच बीच में खैनी खाना हुआ या फिर मस्ती करना, तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ी सी करेंगे इस तरह की बातें, तो उसे बोलते हैं घास काटना। यानी कि द नंबर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यहाँ से टेलीग्राम चैनल को देख सकते हो, ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और सर्च करके भी आप पहुँच सकते हो दी एजुकेटर के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें क्या है? तो देखो, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये है विशेषण, क्योंकि विद्वान की विशेषता को ही बताया जा रहा है ना, तो यानी क्या है, ये विशेषण है। स इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो देखो, उद्बोधन विधि में क्या होता है ना दोस्तों, आप नाटक, अभिनय, कहानी, वो सारी चीजों को एक साथ ऐड करते हो, यानी कि तीनों ऑप्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं।
लेकिन यहाँ पे कौन सा कनेक्ट नहीं है, वो है अनुवाद। अनुवाद के लिए अलग विधि है। कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी विधि है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका द नंबर। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो देखो, ये जो है भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है। आगमन निगमन विधि मैंने पढ़ा रखा है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, CTET के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी आगमन निगमन विधि। CDP का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, बार बार एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? जी हाँ दोस्तों, BS ब्लूम ने कौन सी, देखो ये पेडागोजी के प्रश्न हैं और ये आपको मैं बता दूं, BS ब्लूम ने जो है मूल्यांकन उपागम दिया था, यानी कि ब इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। तो देखो, विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है ना, कि आप जो जाते हो जटिल से सरल की ओर जाते हो। अब जटिल मतलब टफ से आप जाते हो किसकी ओर? सरल की ओर, इजी वे की ओर बढ़ते हो। तो देखो यहाँ पे आपको जो सारे ऑप्शंस हैं वर्ण, यानी कि आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जटिल से और बड़ा होते जा रहा है। शब्द से वाक्य यानी कि बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि सरल से जटिल की ओर जा रहा है। वाक्य से पैराग्राफ यानी कि ये भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन जटिल से सरल आपको यहाँ से दिखाई पड़ेंगे, यानी कि आप शब्द लिखा हुआ है मैंने प्रयोग, उसमें से अगर मैं कुछ अलग कर दूं य और ग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ण बन गया, यानी कि अ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से अप्रिसिएशन मिलता है, जिससे और भी ऊर्जा का संचार होता है। चलिए, और मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो के लिए मैंने हेल्प ली है संगीता मैम का। जी हाँ, संगीता मैम DAV में पढ़ाती है दरभंगा में। उनसे बातें की और उनसे जो है बहुत सारी जो है जानकारियाँ जुटाई, तब मैं आपको ये वीडियो को आपके सामने ला पा रहा हूं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी है। तो चलिए अब देखते हैं 31 का मानक रूप क्या है। तो देखो, 31 का मानक रूप है दोस्तों, वो आपको देखो ऑफिशियल आंसर की में कुछ और दिया हुआ है और मैं आपको कुछ और बताने वाला हूं। तो ये जो है राइट आंसर होगा आपका 31। जी हाँ, 31 आप ऐसे लिखते हो और बोलते भी ऐसे ही हो, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। वतरनी की विधिवत ज्ञान का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? अब वतरनी का मतलब होता है स्पेलिंग। जैसे कि आप बोलते हो ना, डिक्टेशन वगैरह लिखाते हो, तो उसे हिंदी में वतरनी बोला जाता है। तो ये जो आपको जो है पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, वो है प्राथमिक स्तर पे ही आपको सारी चीजें हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। भाषिक सामग्री है, यानी कि भाषिक सामग्री क्या है आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये मूल वस्तु और क्या है, प्रत्यय है। जी हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बुलेटिन बोर्ड क्या है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। बुलेटिन बोर्ड क्या है, मैं आपको इमेज दिखाता हूं, सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये रहा आपका बुलेटिन बोर्ड। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऑफिस में ये लगे होते हैं, स्कूलों में भी लगा होता है। देख लो, बड़ा अच्छा सा इमेज है। और बुलेटिन बोर्ड क्या है, अब आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। ये क्या है, दृश्य सामग्री है, यानी कि इसके जो है आप देख सकते हो, इसमें जो है आवाज नहीं आती है, यानी कि ब इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, कौन सा अधिक विश्वसनीय परीक्षण है? तो ये प्रमापीकृत परीक्षण जो है सबसे अच्छा है, मौखिक तो होगा नहीं। और शिक्षक से निर्मित परीक्षण को आप ज्यादा, और आत्मनिष्ठ परीक्षण को आप ज्यादा वैल्यू दे नहीं सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर। आगे बढ़ते हैं। CCE में व्यापकता का आश्रय निम्नलिखित में से किस में नहीं है? देखो, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं पे जोर डालना है आपको। नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नों की व्यापकता, यानी कि ये तीनों चीजें तो आएगी ही आएगी, लेकिन ये नहीं आएगा। आप बहुत ज्यादा प्रश्न देके बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते हो, उसे माप नहीं सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। एक बालक जरूरत से ज्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, यानी कि बच्चा जो है हीन भावना से ग्रसित हो गया है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसे क्या करोगे, बिल्कुल दंड आपको नहीं देना है। परिवार को सूचना दोगे तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन और मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा भी नहीं दे सकते हो आप। तीनों में जो है
अच्छा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा अ नंबर में, यानी कि आप उसे बिल्कुल उसके साथ जो है सहानुभूति रखोगे और उसे समझाओगे। अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या प्रकार है ये आपको बताना। तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखो ये भी एक, एक्चुअली ये 47 नंबर एक खुद वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जहां पे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ते हैं उसे ही बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उसे आप जो है क्या करते हो, मैच कर देते हो, मिलान कर देते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर। ना आप इसकी आलोचना करते हो, ना ही विश्लेषण करते हो, और ना ही इसे खूब बड़ा में जो है इसके बारे में लिखते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में, मौन पठन का लाभ। देखो बहुत सारे लोग मौन पठन का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, साइलेंट रीडिंग इसे बोलते हैं। जैसे आप बड़े हो गए हो, आप न्यूज़पेपर आप बोल बोल के नहीं पढ़ते हो, तो ये इस रीडिंग का क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, आपको बताना है। इससे देखो स्व अध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी की आपकी टेंडेंसी क्या होगी, वो डेवलप होगी, यानी कि ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ध्यान देना है आपको, नहीं बोला गया है यहाँ पे। तो नहीं है आपको बताना है कि क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, नहीं है तो इसमें देखो वैधता जरूरी है, वस्तुनिष्ठता भी जरूरी है, और इसमें जो है व्यापकता भी जरूरी है। क्या जरूरी नहीं है, वो है आत्मनिष्ठा, यानी कि स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रचना शिक्षा का उद्देश्य है साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। देखो रचना मतलब हो गया क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, बिल्कुल आप क्या करोगे, साहित्य सृजन की ओर प्रेरणा आपको मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगले प्रश्न पे है एक पैसेज, आप डाउनलोड कर लोगे पीडीएफ, तो आपको आराम से आप घर में पढ़ना, प्रैक्टिस करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, इतना आसान है ये। देखो तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता हो, आप संधि पढ़ लेना तो आप जान पाओगे कि विसर्ग संधि है ये क्या है, विसर्ग संधि है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। जी हाँ दोस्तों, हीन भावना में कर्मधारय समास है। आप बहुब्रीहि का एक एग्जाम्पल कमेंट में देना, और द्वंद्व समास। देखो मैं आपको बता दूं, द्वंद्व समास जैसे होता है लोटा डोरी, दोनों एक साथ जुटा हो, उसे ही बोलते हैं द्वंद्व समास। माता पिता, दादा दादी, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है। बिल्कुल उत्कर्ष मतलब बहुत अच्छा, और अपकर्ष मतलब बहुत भद्दा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश क्या है। देखिए दोस्तों, स्वयं देखो स्वावलंबी अभी नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है, तो ये हिंदी का एक अच्छा सा शब्द है स्वावलंबी, यानी कि खुद पे डिपेंड हो जाना, यानी कि जो हर तरह से अपने ऊपर क्या हो, आत्मनिर्भर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बताना है कौन सा विदेशी शब्द है। तो देखो ये दौरान क्या है, विदेशी शब्द है, यानी कि इंग्लिश में इसे आप बोलते हो ड्यूरिंग। तो ये जो है आपका कौन सा शब्द है, आप कमेंट करके मुझे बताना दौरान कौन सा शब्द है, अरबी है या क्या है। अब देखो एक और पैसेज आपको मिलेगा, लेकिन पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने आसान है कि आप बिना पैसेज पढ़े बना सकते हो। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है, यानी कि इसमें 3 क्या है, पुल्लिंग है और 1 स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ बिल्कुल आसानी से, देखो स्थिति खराब हो गई है, आप बोलते हो ना मेरी स्थिति खराब हो गई है, यानी कि आप जो है बैड सिचुएशन में हो, राइट। मेरी स्थिति क्या है, खराब हो गई है, तो आप ऐसे लिखते हो खराब हो गई है। देखो मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। चलिए अब देखो 57 में, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 31 को याद करिए, मैंने बताया था क्या, वह होता है अव्यय, जो इसका लिंग और वचन नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पे जल का लिंग और वचन नहीं बदलेगा, लेकिन अव्यय में जलीय भी नहीं हो सकता है विशेषता में। तो यहाँ पे ये अव्यय तो नहीं है, लेकिन राइट आंसर फिलहाल यही है, क्योंकि जल का कोई स्त्रीलिंग या फिर जल को आप पुल्लिंग या बहुवचन या एक वचन नहीं बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको बताना है कि उपयोगितावाद शब्द का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधने वाला धर्म। जी हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि
हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। इनमें से देखो आपको टेंस बताना है, ये कौन सा काल है। नहीं सुधरे तो क्या होगा, ये जो है संकेत दिया जा रहा है, यानी कि आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि संभावना जताई जा रही है। और किसके लिए, भविष्य के लिए। तो द इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सभी चौराहों पे बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। चौराहा मतलब चारों ओर से मिलने वाला रास्ता को चौराहा बोलते हैं। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।